तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को प्रीएम्बल, और जैसा कि उसमें बताए थे कि जो अगले सेशन में हम फंडामेंटल राइट्स को टॉपिक जो है ना क्लियर करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अमूमन हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे प्रश्न आता ही आता है। तो हम इसको शॉर्ट में रिवीजन करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आइए पहले समझते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, जो इसका हिंदी होता है मतलब मूल अधिकार, और ये जो मूल अधिकार है ये सरकार के खिलाफ तो है ही, प्लस में निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है ये अधिकार। अब हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे संविधान में कहाँ पे चर्चा है और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में दिया हुआ है। किसमें? भाग 3 में। और ये आर्टिकल 12 से 35 है। कितने हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये संविधानवाद की स्थापना करता है। दोस्तों, संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाइना वगैरह अदर कुछ देश है, उसमें संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड में, ब्रिटेन, वहां संविधान नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे संविधानवाद है। और ये भी पॉसिबल है जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो भारत देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये जो है फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है? सरकार की शक्ति से क्या होता है? सीमित होता है। और ये क्या है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, प्लस में कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी ये प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आते हैं तो जो आर्टिकल 12 है उसमें है राज्य की परिभाषा है, अर्थात राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो वो है संघ अर्थात कार्यपालिका या संसद, फिर राज्य की कार्यपालिका या विधायिका, फिर स्थानीय शासन आ गया, कुछ अन्य एजेंसियां हैं जो दे रहा है सेवाएं, जैसे एम्स, BSNL, DLU, LIC, JNU, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब राज्य के अंतर्गत आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके खिलाफ भी हम मूल अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है, कुछ मूल अधिकार हमारे भारत के नागरिक है उसको प्राप्त है और कुछ मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो देखते हैं, तो ये देखते हैं कि केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त, लेकिन ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल्स है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये जो आर्टिकल्स हैं ये केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं कि जो नागरिक और जो विदेशी है उसको दोनों को किसको कौन प्राप्त है। तो वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये सब ऐसे आर्टिकल्स है जो भारत के नागरिक को प्राप्त तो है ही और ये विदेशियों को भी प्राप्त है। हम बात करते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या है। तो आर्टिकल 15 में स्पष्ट लिखा होगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना निषेध है, अर्थात इसके अलावा भेदभाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो गया शैक्षिक योग्यताएं, इसके आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं, शारीरिक योग्यताएं के आधार पर, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। फिर 16 में है वो है अवसर की समानता। आर्टिकल 16 क्या कहता है हमारा? ये अवसर की समानता है। फिर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, इसी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। अब यहां पे समझते हैं
सम इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स फैक्ट्स। तो ये पहला है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बोला है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण वाली जो विधियां है वो क्या माने जाए, वो शून्य माने जाएगी। और इस विधि के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कोई भी विधि को जो है ना घोषित कर सकता है, विरोध कर सकता है या निरस्त कर सकता है। या कोई ऐसी जो ऐसा पार्ट है जो हमारे मूल अधिकार को हनन करता है उसको शून्य घोषित कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट ही काम कर सकता है। अब है आर्टिकल 14। इसमें आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन मूल का विचार है और विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत जो है ये आया है अमेरिकी संविधान से। हम बात करते हैं आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में जो है वह है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है। दोस्तों हमारे जो जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब के सब जो क्या है सापेक्ष मूल अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 17 एक ऐसा मूल अधिकार है जो क्या है निरपेक्ष है। एक ऐसा अधिकार है जो क्या है निरपेक्ष है, बाकी इसके अलावा जो भी अधिकार है वो सापेक्ष है। और दोस्तों इसमें जो है अस्पृश्यता के अंत के लिए जो है ना अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में बनाया गया था और इसी का नाम 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। हम बात करते हैं कि क्या अस्पृश्यता जो शब्द है वो कहीं संविधान में है कि नहीं। तो जो अस्पृश्यता जो है ना ये तो ना तो संविधान में परिभाषित है और ये ना ही किसी अधिनियम में। दोस्तों हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे जो कानून है कोर्ट है, वो जो है ना किसी व्यक्ति को निर्दोष मानकर विचार करता है, लेकिन आर्टिकल 17 के मामले में जो कोई भी जो है ना कोर्ट व्यक्ति को दोषी मानकर विचार करता है तो ये अदर मामले में से अलग है। ये इसमें क्या है, इस मामले जो अस्पृश्यता के मामले में दोषी मानकर विचार करती है हमारी न्यायपालिका और अदर मामले में व्यक्ति को निर्दोष मानकर विचार उस पर करते हैं। अब आगे आर्टिकल क्या है 18। तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। इसमें दिया है कि राज्य द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी, यह है आर्टिकल 18(1) में चर्चा है इसकी। अपवाद में है शैक्षणिक क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र में हम उपाधि दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 18(2) में है विदेशी राज्य से आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, यह है आर्टिकल 18(2) में। फिर विदेशी राज्य से अगर उपाधि लेना हो तो राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। फिर यदि कोई जो विदेशी है और वो अगर भारत में अगर जो है कोई उपाधि लेना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई भारत का नागरिक है और वो विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्धि अथवा पद स्वीकार करता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। यह है आर्टिकल 18 में चर्चा, 18(4) में चर्चा है। हम बात करते हैं जो है ना ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो है 1954 से शुरू हुआ था और 1977 तक कंटिन्यू दिया गया था। 1977 से 1980 के बीच ये नहीं दिया गया था, बंद हो गया था कुछ कारणों से, और 1980 से आज तक ये कंटिन्यू दिया जा रहा है। अब बात करते जो है ना दोस्तों भारत रत्न जो है एक क्या है पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट दिए थे वो है बालाजी राघवन बाद 1955। पुरस्कार में बोला गया कि जो भारत रत्न पुरस्कार है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं करेगा और इसके लिए क्या है, लेकिन संयोग की बात है कि अभी तक
इसको प्रतिबंधित करने के लिए कोई भी विधि नहीं बना है, अधिनियम। अब है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। दोस्तों आर्टिकल जो 19A में है, ये चर्चा है किसमें? वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 19AB शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का है। फिर है आर्टिकल 19(1)C, इसमें क्या है? समूह, संगठन या सहकारी संगठन की स्थापना करने का अधिकार है। दोस्तों जो आर्टिकल 19A है, इसमें क्या है? वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19AB है, इसमें है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। आर्टिकल 19(1)C में है समूह, संगठन या सहकारी संगठन की स्थापना का अधिकार है। आर्टिकल 19(1)D में है भारत के समूचे क्षेत्र में आवागमन का अधिकार है। दोस्तों जो आर्टिकल 19(2) है, इसमें जो है ना कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसका आधार है लोक व्यवस्था, सुरक्षा या अखंडता, नैतिकता या सदाचार, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध के आधार पर इस पे आर्टिकल जो 19 है, इस पर तार्किक प्रतिबंध को लगाया गया है। फिर एक है दोस्तों शाहीन बाग मामले। इसमें बोला गया था कि जो धरना प्रदर्शन है वो राजमार्ग पर नहीं होना चाहिए, जो राजमार्ग पर नहीं, इसके लिए क्या है? एक निश्चित स्थान होना चाहिए धरना प्रदर्शन के लिए। अब एक बात है भारत कुमार वाद। इसमें बोला गया था कि जो बंद का आयोजन है ये क्या है? असंवैधानिक है। ये क्या है? असंवैधानिक है। फिर इसमें एक है कि जो जनजातियों के क्षेत्र में बसना, ये क्या है? प्रतिबंध है। एक है हाल ही फिलहाल में जो है ना दोस्तों, कुछ राज्यों जो है ना इंटरनेट को बंद कर दिया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चर्चा आया, और ये है अनुराधा भाषणवाद। और इसमें बताया गया था कि इंटरनेट को लंबे समय तक बंद रखना जीवन और व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन है। अर्थात कोई राज्य अगर लंबे समय तक इंटरनेट को बंद रखता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि जो हमारा जो है जीवन और व्यवसाय का अधिकार का ये उल्लंघन हो रहा है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपात। दोस्तों राष्ट्रीय आपात में जो है जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सब क्या होता है? निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे अधिकार है जो निलंबित नहीं हो सकते हैं। अब है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में बोला गया है कि इसमें क्या होगा? भूत लक्षी विधि लागू होता है, और ये जो विधि है अर्थात पिछले डेट से लागू होना, तो ये जो है आपराधिक मामले में भूत लक्षी विधि लागू नहीं हो सकता है, लेकिन दीवानी या सिविल मामला में भूत लक्षी विधि लागू हो सकता है। फिर दोस्तों जो आर्टिकल 20 है क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता या अधिकार देता है ये। और आर्टिकल 20 क्या है? दोहरा जोखिम की विरुद्ध सुरक्षा देता है। और जो दोहरा जोखिम है ये अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों दोहरा जोखिम की जो है ना विरुद्ध सुरक्षा जो है वो कि कोई भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट है, एक ही दंड में आपको 2 बार, एक से अधिक बार दंड नहीं दे सकते हैं। और इसमें केवल शामिल है क्या चीज?
न्यायालय के द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया सकता है, लेकिन जो अगर प्रशासन आपको 1 से अधिक बार दंडित करता है तो आप इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या किसी में नहीं जा सकते हैं मामले में। फिर इसी में क्या है, क्रिमिनल लॉ है, इसी चर्चा है। अब है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 21, और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो लगातार इसमें विस्तार हो रहा है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं AK गोपालनवाद। इसमें बताया गया था कि जो आर्टिकल 21 है वो कार्यपालिका के विरुद्ध है, लेकिन विधायिका के विरुद्ध नहीं है। अर्थात जो हमारे विधायिका सांसद है वो कानून बनाकर हमारे जो है ना जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकते थे, लेकिन एक इसके बाद आया मानेका गांधीवाद, और इसमें बताया गया था कि जो जीवन का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। वे आर्टिकल 21 में चर्चा है कि विधि द्वारा स्थापित जो है ना, मानेका गांधीवाद में ही जो है दोस्तों आर्टिकल 21 को जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में बदल दिया गया था। अब एक है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है ये संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है, और प्राकृतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक विधि की अंतर्निहित भावना, अर्थात जैसे जो आया ना प्राकृतिक न्याय का अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स है वो बदलते संदर्भ में अपने फैसले को बदल सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट है वो जो है ना आर्टिकल से वो स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है किन किन आर्टिकल के बीच बनता है? तो वह है आर्टिकल 14, 19 और 21। इन तीनों के बीच जो संबंध है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दिया गया था मानेका गांधीवाद में। अभी निजता का अधिकार, ये क्या है? ये आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, और ये निजता का अधिकार जो है पुट्टा स्वामीवाद 2017 में आया है, और ये आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। अभी दोस्तों एक है त्वरित सुनवाई का अधिकार। ये भी जो है ना हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये जो अधिकार है हुसैन आरा खातून बाद में दिया गया था। फिर लैंगिक चयन का अधिकार, और इस अधिकार को जो है नवतेज सिंह जौहरबाद में दिया गया था आर्टिकल 21 में। फिर अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये जो अधिकार है दिया गया था मोहनी जैनवाद में, और आर्टिकल ये क्या है? आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये है, और ये इसके अंतर्गत जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 22। दोस्तों आर्टिकल 22 जो है ये क्या है? पुलिस राज्य का विरोधी विचार है ये, और इसमें जो है ना निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। दोस्तों इसमें जो एक चर्चा है हिरासत या बंदी। इसमें जो है ना हिरासत या बंदी में जब ही लिया जाएगा जब कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है, और अगर इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको सूचना देने का अधिकार है, और इसी मामले जो है पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट या जो है ना कस्टडी में पेश करना पड़ता है। फिर जो है इसको जो है ना 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पेश करना इसको बहुत जरूरी है। और इसी में बताया गया था कि इस वजह ना
पसंदीदा विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का अधिकार है। और इसको जो है विदेश एवं निवारक हिसाब इसमें शामिल नहीं दिया है। फिर निवारक हिरासत या नजरबंद, ये तब होता है जब भारत की सुरक्षा या अखंडता क्या हो, प्रभावित हो। और ये जो है निवारक या नजरबंद, नो FIR, यानी इसमें कोई FIR नहीं होगा। और इसमें आपको 24 घंटे वाली सुविधा भी नहीं मिले जो यहां मिलता था। और आपको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष भी नहीं रखा जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है निवारक हिरासत नजरबंद में पुलिस की क्या है, पुलिस की असीमित शक्ति इसमें हो गया है। और आपको जो है ना इसमें 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर इससे ज्यादा रखता है तो व्यक्ति को जो है ना ज्यादा रखता है तो इसके लिए एक सलाहकार परिषद होना जरूरी है। और इसका जो अध्यक्ष होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति इसका हो सकता है। और इसमें बताया गया था कि प्रतिनिधित्व या अपने पक्ष को रखने का अधिकार है अगर ज्यादा रहता है तो। फिर सूचना को बताया जाएगा, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक हित जरूरी है तो उसमें सूचना बताया नहीं जा सकता है सार्वजनिक हित के मामले में। अब इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है, बेगार, मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम के विरुद्ध क्या है, अधिकार प्राप्त है। बलात् श्रम का अर्थ हुआ कि इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना। बेगार का मतलब हुआ कि बिना मजदूरी दिए हुए किसी व्यक्ति से काम ले लेना। फिर है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में जो आ गया आपका पुरुष, महिला या बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ये मानव दुर्व्यापार का उल्लंघन हो रहा है इसमें। फिर क्या है, महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है। फिर देवदासी या दास के विरुद्ध इसमें सुरक्षा प्रदान है। फिर एक दोस्तों जो बाद है वो है एशियाड वर्कटवाद। इसमें बताया जाता है कि कम मजदूरी देने के मामले में इसमें शामिल है कि अगर आपको कोई कम मजदूरी देता है तो आप शोषण के विरुद्ध अधिकार के मामले में आप कोर्ट में जा सकते हैं। एक है विशाखावाद। इसमें क्या है, यौन शोषण के मामले में इसमें दिया गया है। एक अपवाद दोस्तों है वो है अगर जो राज्य है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सैन्य या सामाजिक सेवा लेगा, लेकिन इसको जो है ना धन देने को बाध्य नहीं हो सकता है राज्य इसमें। अगर राज्य को यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य को लगता है कि कोई सार्वजनिक काम लेना है, जैसे सैन्य सेवा लेना है या सामाजिक सेवा, तो इसके लिए जो है ना राज्य अगर आपको धन नहीं देता है तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में चर्चा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खतरनाक उद्यम या खानों, निर्माण या रेलवे कार्य में नियोजित करना क्या है, अपराध है। और इसके लिए एक 2006 में कानून आया था, सरकार बनाया था, वो है घरेलू नौकरों अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, दुकानों, कारखानों या चाय की दुकान में नियोजित करना भी ये क्या है, अपराध है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो जो नियोजित करता है बच्चों को, उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। अब एक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में जो है व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें जो है आपको अंतर्गत आप कोई भी धर्म मानने के बाद हो सकते हैं, आप कीर्तन जा सकते हैं, धाम जा सकते हैं,
आप जो सिख लोग रखते हैं पगड़ी बांध सकते हैं, और आप अपने विरुद्ध आचरण कर सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं। और ये जो है नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए है। फिर है आर्टिकल 26, और इसमें क्या है, धार्मिक समूह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसमें क्या है, धार्मिक समुदाय या अनुभागों के अधिकार प्रदान इसमें किया गया है। से क्या है, संस्थान, कोई जो धार्मिक समूह वो संस्थान का निर्माण कर सकता है, स्थापना कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, विधि के अनुसार वो प्रशासन कर सकते हैं। अब है आर्टिकल 27, इसमें बताया गया है कि किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य कर आरोपित नहीं करेगा। फिर देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध। दोस्तों, अगर कोई ऐसे एजुकेशन संस्थान है जो पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित होता है, उसमें जो है आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि JNU, DU, इसमें आप धार्मिक शिक्षा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित है। फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा वित्त पोषित है, तो आपको इसमें जो है ना धार्मिक शिक्षा को राज्य की सहमति के आधार पर ही आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षण संस्थान जो है किसी ट्रस्ट, अगर कोई जो शिक्षण संस्थान है किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हुआ है, तो वो उसका मर्जी है कि वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, इसमें राज्य आपको रोकेगा नहीं। अब अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्पसंख्यक जो शब्द है संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार जो है स्टेटमेंट में दे देता है कि जो है अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो ये क्या है, पूर्णतः गलत है। फिर आर्टिकल क्या है, 19 भी है, जिसमें बोला गया है कि नागरिकों को जो है ना, वर्गों को अपनी जो है ना भाषा या लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार इसमें शामिल है। अगर कोई नागरिक है और उसके जो वर्ग है, कोई व्यक्ति अपनी भाषा को, लिपि हो गया, ये संस्कृति के संरक्षण का अधिकार उसको प्राप्त है। फिर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। फिर बात करते हैं कि जो हमारे है ना अल्पसंख्यक, वो कौन कौन हो सकता है। तो अल्पसंख्यक धार्मिक स्तर पे भी हो सकता है और राज्य स्तर पे भी हो सकता है। और हमारे जो भारत में है, देश में है, वो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, ये है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। और भाषाई अल्पसंख्यक ये राज्य स्तर के आधार पर होता है। फिर इसी में चर्चा है जो अल्पसंख्यक द्वारा जो है कोई भी एजुकेशन संस्थान स्थापित कर सकता है। इसमें जो है इंजीनियरिंग, दर्शन, इन सभी विषयों की पढ़ाई की जा सकती है। और ये जो अल्पसंख्यक द्वारा जो है ना शिक्षण संस्थान जो है, इसमें जो है ना राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त हो भी सकता है और राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसका जो कुछ पार्ट बच गया है वो हम अगले सेशन में करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे होगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।